आइए हम पाचन तंत्र देख लिए थे, आज क्या देखने वाले हैं? तो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ये भी क्या है? एक सिस्टम है। इस मार्ग से होकर सांस जाएगा, जो ऑक्सीजन जाता है, उस सब मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। समझ गया ना? और जब हम सांस लेते हैं, मतलब ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहां पे जब हम सांस लेते हैं क्या बोले? ऊर्जा मिलता है हमें। ऊर्जा के साथ साथ क्या मिलता है? उष्मा भी मिलता है। समझ रहे ना? क्या हम जानते हैं, जिस तरह हम बताएं, एक गाड़ी जो होता है उसको जब तक हम पेट्रोल नहीं देंगे, और पेट्रोल देने के बाद खाली पेट्रोल डलवा लेने से गाड़ी नहीं चलने लगता है, पेट्रोल जलना चाहिए, जब तक जलेगा नहीं ऊर्जा नहीं देगा। उसी तरह घर पे जब हम खाना बनाते हैं, ऐसे गैस सिलेंडर भरवा के ला लिया, पूरा फुल करवा के ला लिया और एकदम खोल दिया गैस, एकदम खाना बन गया? नहीं, जब तक उस गैस को हम जलाएंगे नहीं, खाना नहीं बनेगा। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर में ग्लूकोज है, प्रत्येक कोशिका के पास क्या है? ग्लूकोज, और सभी इंतजार में है कब आएगा ऑक्सीजन, जो हम टूटेंगे। ठीक है ना? तो जब तक टूटेगा नहीं तो हमें ऊर्जा नहीं देगा। तो समझ रहे हैं यहाँ पे? तो ऊर्जा बनेगा और उष्मा, उष्मा बनता है तभी हम क्या करते हैं, जैसे हम नाक के पास हाथ रखेंगे, सांस जोर से छोड़िए, एकदम गर्म उष्मा निकलता है, उष्मा भी प्रदान होता है। उष्मा निकलने का दो रीजन होता है, एक तो आप सांस ले रहे हैं, उसमें बन रहा उष्मा, और दूसरा आपका ब्लड चल रहा है। क्या ब्लड भी क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर दौड़ते रहता है, मतलब ऑक्सीजन को लेकर जाता है, पूरा शरीर में ऑक्सीजन बांट देता है, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, फिर यहाँ पे फेफड़ा बोलता है बाहर कर दीजिए। मतलब दौड़ रहा है ना, आना जाना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब शरीर को गर्म रखता है, पूरा उष्मा प्रदान करता है। लेकिन जब आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसका क्या होता है? श्वसन रुक जाता है, सांस रुकेगा तो ब्लड भी रुक जाएगा, ब्लड रुकेगा उष्मा संचरण होगा नहीं, शरीर क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए मरने के बाद जो व्यक्ति जो होता है, देखिएगा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है ना? आइए यहाँ पे, और अब बताइए, ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज को तोड़ेगा। हम बोले C6H12O6, इस किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, फालतू चीजें, व्यर्थ चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या? ऊर्जा। ऊर्जा कितना? 38 एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, मतलब बहुत मात्रा में, ऑक्सीजन गया है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना? और एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा। अधिक बोले ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एटीपी को। किसे जाना जाता है? एटीपी को। समझ रहे ना? और एटीपी में कितने फॉस्फेट? 3। एडिनोसिन ट्राई मतलब क्या होता है? 3। यदि पूछा जाए, बताइए एटीपी में कितने फॉस्फेट होता है? 3 फॉस्फेट होता है, 3 फॉस्फेट। समझ गया ना? यदि यही क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता, C6H12 ग्लूकोज है, और यहां पे क्या होता? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता, तब क्या हो जाता है? किसी कोशिका में जो होता है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो क्या करेगा यहाँ पे? तो यहां बनेगा क्या? एथेनॉल, C2H5OH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में कुछ मात्रा में ऊर्जा बनता है। कितना? 2 एटीपी बोल सकते हैं, इतना ऊर्जा बनता है। समझ रहे ना? और पायरुवेट, समझिएगा, पायरुवेट जो होता है, यदि पूछा जाए पायरुवेट कितने कार्बन से मिलकर बनता है? 3 कार्बन से मिलकर बनता है। समझ रहे ना? हम पहले बोले, यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, ऊर्जा कितना? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। एटीपी क्या बोला था? ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। और एटीपी में कितना फॉस्फेट? 3। एडेनोसिन ट्राई, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है ना। फिर हम बोले यदि ऑक्सीजन ना हो, जिसे हम अवायवीय शोषण जानते हैं, जहां पर ऑक्सीजन हो वायवीय शोषण, जहां पर ना हो अवायवीय शोषण। यदि ऐसे तो तब क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगा, वो भी 2 एटीपी, ठीक है ना। और पायरुवेट जो होता है कितने कार्बन से बनता है? 3 कार्बन से। और यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं अवायवीय शोषण, इसको हम बोल सकते हैं अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। और इसे वायवीय शोषण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वायवीय शोषण, जो अनुपस्थिति में हो उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण बोलेंगे जो ऑक्सीजन के क्या होता है? अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। क्या बनता है? इथेनॉल। और कहीं कहीं यदि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, वहां क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। जैसे हम दौड़ने रनिंग करने जाते हैं, पहला दिन जाते हैं, दौड़ते हैं, और हमारे ब्रेन को देखिए सब जगह ट्रांसफर जो करने काम करता है, इसके ऑर्डर पे सब काम होता है। पूरा शरीर में जितना भी काम हो रहा होता है ये ब्रेन से चलता है, ये ऑर्डर देगा तभी चलेगा। यहां से इसको पता है, जैसे मान लीजिए हमें पता है, हम डेली बोलते हैं 8 घंटा 9 घंटा बोलना पड़ता है, ठीक है ना। उसको पता है यहाँ कहाँ चाहिए? जीभ पे चाहिए एनर्जी, वो भरपूर मात्रा में दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप पहली बार बोलिएगा, उसको पता है नहीं, बोलते बोलते होता है ना, यहाँ पता नहीं आपको, मतलब ब्रेन को पता नहीं है कि जो है आदमी डेली बोलता है, ठीक है ना। आप पहली बार आए यहाँ पे और एनर्जी पूरा बट गया पूरा संपूर्ण शरीर में, आए आप बोलने लगे, बोलते बोलते जी ये रुक जाएगा, मतलब मुंह दर्द करने लगा, या जी बोलते बोलते लड़खड़ाने लगेगा या रुक जाएगा। जी बोले अब ना, अब हो गया, ढेरी हो गया, अब रहने दीजिए, अब कल बोल लीजिएगा। तब बोलते ना रहने दीजिए, अब हम कल बात करते हैं। जैसे रनिंग करने जाते हैं, पहला दिन ही दौड़ने लगते हैं, जैसे हम ही जाएंगे, अभी कितना दिन ऐसे छूट गया, दौड़ते थे पहले 2 साल छूट गया, अभी जाएंगे पहला दिन 8-10 चक्कर मार लेंगे, तो वहां पे क्या होगा? हमारे ब्रेन को पता है ज्यादा इसको कहा चाहिए था? जिम में। उसको थोड़ी पता है यहाँ पे पैर में चाहिए था, और हम 4 चक्कर लगाने लगे वहां पे, मारे 8-10 चक्कर, एकदम पता था नहीं यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? पैर में अभाव हो जाएगा, जिसके कारण मांसपेशी क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और दोबारा दूसरा दिन बोले अब हम नहीं जाएंगे, आज होगा तो 1-2 दिन पर ही वो नहीं करेंगे, दर्द काफी कर रहे हैं, तो वहां क्या बना? मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन चुका है, ठीक है ना। तो समझ गए। लेकिन हाँ, डेली डेली हम दौड़ते रहेंगे, ब्रेन को पता चल जाएगा ये बच्चा जो है अब दौड़ने भी लगा, मुंह के साथ साथ इसे कहा चाहिए? पैर में भी एनर्जी चाहिए, तब वहां पे देने लगेगा, ठीक है ना। आइए, यहाँ पे ग्लूकोज टूटा तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बना, और जहां पे टूटने की बात हो, टूटने को, उसको हम बोलते हैं कौन क्रिया? उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिक बोलेंगे, इंग्लिश में कैटाबोलिक, कैटाबोलिक क्रिया, कैटाबोलिक। देखिए टूटना बोलते हैं कैटाबोलिक, और जुटना बोलेंगे एनाबोलिक। टूटना कैटाबोलिक, और कहीं जुट रहा है तो एनाबोलिक। इसका देखिए, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? कौन सा विक्रिया? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, और सनलाइट, क्लोरोफिल। मतलब इसका उल्टा हो जाता है तब जाके बनता है, पता होगा आप लोगों को। इसका उल्टा प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया हो जाता है, उसको हम बोलेंगे एनाबोलिक। यहां पे कह रहे टूट रहा है, कैटाबोलिक। और टूटना को और क्या बोलते हैं? विघटन विक्रिया बोलते हैं, विघटन बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विघटन विक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन विक्रिया, इसी को बोलते हैं ना कट गया, टूट गया, कैटाबोलिक। क्या हो जाएगा? कैटाबोलिक हो जाएगा। चलिए अभी हम आगे बात करें शोषण अंग का। शोषण अंग का यदि हम बात करें, जैसे मत्स्य वर्ग, मतलब कौन कहां से सांस लेता है, कौन कहां से शोषण करता है, इसका बात करें। एक होता है मत्स्य वर्ग, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पीसीज, ठीक है ना। दूसरा होता है उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, एम्फीबियन, ठीक है ना। और तीसरा होता है एविज वर्ग, जिसको पक्षी वर्ग भी बोलते हैं, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग। चौथा क्या होता है? सरीसर्प हो जाता है, रेप्टिलिया जिसे बोलते हैं, सरीसर्प हो गया, सरीसर्प। और स्तनपायी, जिसको मेमेलिया वर्ग भी बोलते हैं, स्तनपायी।
हाँ, तो मत्स्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीसीज। मछली क्या करते हैं? पीस करते हैं। मत्स्य में आता है मछली वर्ग, मछली पीस बनाते हैं, पीसीज। उभयचर को क्या बोलेंगे? एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन। और पक्षी वर्ग को एबीज, एबीज वर्ग बोलते हैं। और सरीसृप को बोलते हैं रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग बोलते हैं। और स्तनपायी को मेमेलिया, मेमेलिया। समझ रहे ना? आइए यहां पे अभी हम बात करें मत्स्य वर्ग का। बताइए, जितना भी मछली है जो मत्स्य वर्ग में आता है, हम बताए थे मछली वही होगा जो मत्स्य वर्ग में आएगा। ऐसे डॉल्फिन सब, ये सब किसमें आता है? स्तनपायी में होता है। इसीलिए देखेंगे डॉल्फिन जो होता है गंगा जी ऊपर आता है पलटने के लिए, उस सांस लेने के लिए आता है। ठीक है ना? उन्हें आपके साथ देखने आपको आता है, हाँ देख लीजिए हमें, हम बाहर आ रहे हैं, रेडी रहिएगा देखने के लिए, सेल्फी ले लीजिए, जो भी नहीं, वो जो बाहर आता है सांस लेने के लिए। क्यों? वो स्तनपायी जीव होता है। ठीक है ना? यहाँ पे तो मत्स्य वर्ग में जो मछली आता है वो कहां सांस लेता है? गिल से। कहां से? गिल से लेता है, गिल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलफरा। देखिए ऐसे ऐसे करते रहता मछली, देखिएगा ध्यान से पानी में देखे। ठीक है ना? उस श्वसन मछली वर्ग में जितना भी आता है सब कहां सांस लेता है? गिल से। और उभयचर वर्ग में जो भी आएगा, खासकर मेढक ले लीजिए, मेढक कहां सांस लेगा? ये देखिए मेढक जो होता है ना, ये तीन अवस्था इसका होता है। मेढक का तीन अवस्था, एक होता है टेडपोल अवस्था, टेडपोल, टेडपोल अवस्था क्या? जब वो पानी में रहता है। आपको क्या लगता है वो जो बचपन में देखेगा बैंग मछली खाया, उसको खाना भी नहीं है। देखिए यहाँ पे वो मेढक का बच्चा होता है, समझ ना? तो बैंग मछली जो होता है वो मछली नहीं होता है, वो मेढक का बच्चा होता है। वही जाके धीरे धीरे उसमें वृद्धि होता है, वो जो टांग ऐसे था वो धीरे धीरे सब सीधा हो जाता है, यहाँ पे वो मेढक बन जाता है। समझ रहे ना? इन्हें सोचिएगा ना वो मछली था, वो मछली अलग नहीं है, ये मेढक का ही टेडपोल अवस्था छोटा रूप है। ठीक है ना? तो टेडपोल अवस्था में कहां से सांस लेगा? पानी में रह रहा है। जब मेढक पानी में रहता है वो सांस लेता है गिल से। कहां से लेता है? गिल से सांस लेता है। और जब वो धरती पाता है, जब धरती पाता है सूखा में, ठीक है ना, जब धरती पाता है कहां सांस लेगा? फेफड़ा से। कहां से लेगा? तब लेगा फेफड़ा सांस, फेफड़ा से। और जब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, अनएक्टिव हो जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, मतलब जब अंदर में चला जाता है निष्क्रिय अवस्था में, धरती के अंदर चला जाता है, तब सांस लेता है त्वचा से, चमड़ी से सांस लेते हैं। काहे वहां क्या होता है? धरती के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होता है, जिसके कारण एकदम त्वचा से एकदम खींचता है। ठीक है ना? त्वचा सांस लेता है। समझ गया ना? मेढक का तीन अवस्था। उभयचर में किसको बोलते हैं? जो पानी सूखा दोनों जगह रहे। ठीक है ना? तो मेढक का तीन अवस्था, जब वो टेडपोल में रहता है कहां सांस लेगा? गिल से। कहां से सांस लेता है? गिल से। और जब धरती पाता है तो फेफड़ा से। और जब धरती के अंदर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, अनएक्टिव हो जाता है, तब सांस लेता है त्वचा से। ठीक है ना? अभी हम बात करें पक्षी वर्ग। बताइए पक्षी वर्ग, जो पक्षी होता है कहां सांस लेता है? फेफड़ा से। पता है चमगादड़ पक्षी है नहीं है? चमगादड़ पक्षी नहीं है, वो स्तनपायी जीव है। क्योंकि वो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाता है। जो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाए उसी वो किसमें आता है? उस सभी स्तनपायी मेमेलिया वर्ग में आता है। ठीक है ना? आइए उसका सरीसृप, ये भी कहां सांस लेता है? फेफड़ा से, फेफड़ा सांस लेता है। और जितना भी स्तनपायी जीव है सभी कहां सांस लेगा? हम सब किसमें आते हैं? स्तनपायी में। भैंस, गाय, बकरी, नेमना, ये सब किसमें आएगा? स्तनपायी में। आइए जो कीट होता है, कीट, ये कहां सांस लेता है? कीट जो जैसे ले लीजिए तेलचट्टा, तेलचट्टा ले लीजिए, तेलचट्टा, ग्रास होपर, ग्रास होपर। हम बताए थे जिसका 6 टांग होता है वो किसमें आता है? कीट में नहीं बताए थे? भूल गए क्या? आइए तो तेलचट्टा और ग्रास होपर कहां सांस लेता है? ये लेता है ट्रेकिया। कहां से लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। मतलब इसके पास जो होता है टांग के पास ट्रेकिया होता है, वो वही सांस लेता है। इसीलिए तेलचट्टा का सिर काट भी दीजिएगा 4-5 दिन घूमते रह जाएगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन मरता कैसे है? भूख से। कहां से खाएगा? मुंह से ना खाता तो टांग इधर से थोड़ी ना घुसाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है ना? आइए यहाँ पे ये होता है तेलचट्टा सांस कहां से लेता है?
ट्रेकिया से लेता है। लेकिन आप सब बताइए, एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, एक कोशिकीय जीव, ये सभी कहां सांस लेता है? ये लेता है विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। विसरण विधि समझते हैं? जैसे किशमिश का फूलना विसरण विधि, चना का फूलना विसरण विधि। मतलब विसरण विधि मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना। यदि हम बोले यहाँ पे द्विपरक नली ले लेते हैं, यहां पूरा फुल पानी भरा हुआ है, ये दोनों सेम साइज के बना लीजिए, यहां भी यहां तक भरा हुआ है। अब बताइए यदि पाइप यहां लगा देंगे, पानी किधर से किधर बहेगा? इधर से इधर। का इधर उच्च सांद्रता, इधर निम्न सांद्रता, वही होता है किशमिश और जो चना होता है, ठीक है ना। फिर नमक दीजिए, नमक वाला पानी में दे दीजिए, फिर सूख जाएगा, उसी तरह सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक कोशिकीय जीव कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा क्या करता है? सांस लेता है। अब बताइए क्या पेड़ पौधा सांस लेता है? बताइए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कहां सांस लेता है? पत्ती से लेता है, रंध्र से लेता है। रंध्र, रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा या वात रंध्र, वात रंध्र से। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रंध्र को स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। आइए बताइए, मत्स्य वर्ग में जितने भी जीव आएगा सब कहां सांस लेगा? गिल से। उभयचर वर्ग वाला जैसे मेढक खास करके टेरपोल अवस्था में गिल से, जब वो पृथ्वी पे आएगा फेफड़ा से, जब अंदर जाएगा त्वचा से, उसके बाद जो है पक्षी वर्ग फेफड़ा से। सरीसृप, सरीसृप समझते हैं? जो रैंक के चलता है, सांप, मगरमच्छ, ये सब जो होता है ये भी फेफड़ा से। स्तनपायी सभी जो मतलब बच्चे को जन्म देके दूध पिलाता है वो सभी फेफड़ा। हम इसमें बताए थे, आधा है मेटाथेरिया, यूथेरिया, सब में ये सब पूरा डीप बता दिए हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, एक होता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। सांस हम लिए, सांस छोड़े, इसे दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसका देखिए दो भाग होते हैं। एक सांस लेते हैं, सांस जो अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? निःशोषण। निःशोषण, निःशोषण, निःशोषण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन, ठीक है ना। आइए, और इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, एक्सप्रेशन मतलब हो गया बाहर। तो सांस लेना निःशोषण और सांस छोड़ना निःशोषण, निःशोषण, निःशोषण। इसी का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं प्रश्वास। प्रश्वास मतलब अंदर, प्रश्वास मतलब अंदर। ना देखते हैं जब नई नई जो दुल्हन आती है उसको परछते हैं ना, तब आगे लौटा देते, तब बोलता है ये अंदर। देखते हैं ना, परछना समझ रहे ना? हाँ, हो गया निःशोषण, इसी को बोलते हैं प्रश्वास। और निःशोषण जो बाहर करते हैं, ऐसे तो उछल कर बाहर आना, उच्छ्वास। क्या बोलते हैं इसको? उच्छ्वास। समझ रहे ना? इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर आता है और यहाँ पे है, देखिए ऑक्सीजन बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे ना? तो जो हम अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जो अंदर लेते हैं, सांस जो लेते हैं, खाली ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं। क्या हमारे जो वायुमंडल है, आवर इन्वायरमेंट जो हमारे वायुमंडल है, इसमें खाली ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और अन्य गैस भी है, ठीक है ना। तो यहां देखिए ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। नाइट्रोजन 78%। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। आर्गन 0.93%, 0.93%। और अन्य गैस भी होता है। और बताइए इस सांस में इस सभी हम लेते हैं, अब सब जितना है सब ले लिए हैं। अरे हम जानते हैं जितना चीज है उसी का हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है? 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड
0.03%, और आर्गन 0.93%। क्वालिटी नहीं घटा है, देखते रहिएगा, ठीक है ना। बताइए, लेकिन जब छोड़ने की बात है, मतलब फेफड़ा तक जाने में किसी की रुकावट नहीं है, आराम से चारों एंट्री कर जाता है। लेकिन बात जब आता है फेफड़ा से आगे बढ़ने का, तब बात आता है किसको अंदर ले जाना है, किसको नहीं जाना है। मान लीजिए कहीं बुलावा नेता सबको है कि बड़ा बड़ा आदमी यहाँ पे आइएगा, अब वहां चले जाइए सब वहां, लेकिन जब अंदर जाने के बारी आएगा ना, तब आप लोगों को बाहर कर देगा। कुछ आदमी बाहर जाइए, निकलिए यहाँ से, आप लोगों का काम नहीं है, आप आइए, आप बहुत अच्छा है यार, वही है, ठीक है। इसको भी वही करता है। ऑक्सीजन जो जाता है, बताइए, ऑक्सीजन लिया है 21%, लेकिन छोड़ेगा कितना, कितना 17%। निःशोषण में कितना छोड़ता है, 17%। और नाइट्रोजन लिया 78%, छोड़ेगा कितना, इसका पूरे छोड़ देते हैं। मतलब बेचारा आपको ऐसे घुमा दिया, गया फिर आया, ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन का मेनली काम है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंट्री किया था, लेकिन निकला कितना, 4%। कितना, और आता है ऑक्सीजन में कहेंगे 16% भी लिखा रहा, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। आइए, आर्गन जितना गया था उतना ही निकल गया, 0.93%। समझ गया ना, 0 मतलब 0 से कुछ ज्यादा, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कितना है, 0.03%। और याद रखिएगा, आदि बोलेगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब देखिए, समझ गया ना, ये ऑक्सीजन 21% ली है निःशोषण में, नाइट्रोजन 78%, और निःशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और आर्गन 0.93%। जब निःशोषण का बात आया, निकालने की बात आया, तो ऑक्सीजन कितना निकला, 17%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, और आर्गन 0.93%। ये कैसे कम गया, ये कैसे बढ़ गया, अभी हम बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बताइए, जब हम सांस लेंगे, पहले तो यहाँ फेफड़ा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, देखिए इसके ऊपर झिल्ली भी होता है ना, फेफड़ा के ऊपर, फेफड़ा के ऊपर झिल्ली भी होता है, झिल्ली, ठीक है ना। आइए, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, क्या होता है, कार्टिलेज, उपास्थि बना होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है। ये क्या करता है, इस शोषण मार्ग को रास्ता खोल के रखता है। यदि चिपक जाएगा, यदि नहीं रहेगा ना, चिपक जाएगा, चिपक खूब सांस लेते रहिए ना, जेबे नहीं करेगा अंदर, खूब एकदम घोलन फलन के कैसे भी सांस लीजिए, जेबे नहीं करेगा, चिपका वहां पे, रास्ते चिपका हुआ है, जाम है, समझ रहे ना, रास्ता पूरा जाम, काहे सट गया है, आप कितनों सांस खींचिए, जेबे नहीं करेगा अंदर, ठीक है ना। तो समझ गया ना, कार्टिलेज होता है, प्लास्टिक बना होता है, इस सी शेप का होता है, सी आकार का, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, फिर आगे बढ़ा, ये दो भागों में यहाँ पे बट गया, और यहाँ भी ऐसे हो जाता है इस टाइप से। एक मिनट रुकेगा तो, हाँ, इस टाइप से, और इसमें भी गुच्छा टाइप का रहता है, इसमें गुच्छा बना होता है, इस टाइप से गुच्छा बना होता है, एकदम अंगूर का गुच्छा, इस टाइप से। और एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो बताइए, यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायफ्राम होता है, और 70 से 80% श्वसन क्रिया हमको यही मदद करता है, ठीक है ना। अब बताइए, जब हम सांस लिए, ये डायफ्राम नीचे जाएगा ऊपर आएगा, बताइए, सांस लेंगे डायफ्राम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जब हम सांस लेंगे डायफ्राम नीचे जाएगा, खींच रहे हैं, ये नीचे जाएगा, मतलब ये आपको लगता होगा हम सांस लेते थे ऊपर चला जाता, इन ऊपर जाता है, डायफ्राम जो होता है, ये भगवान, इसे यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं हम, जब हम सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अब बताइए सांस लेंगे दबेगा ना, तो जब सांस लेते हैं ना, डायफ्राम जो ऐसे उठा हुआ है एकदम बराबर हो जाता है, नीचे आया, कैसे, किधर आया, सांस लिए तो डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम, डायफ्राम
नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन बताइए जब हम सांस छोड़ेंगे, हम जैसे सांस ली है, ये कहा चला गया नीचे। अब नीचे कैसे रहेंगे? अब इसको बोलेंगे धकलो धकलो धकलो, मतलब बोलते हैं नीचे से ऊपर करो। यदि हाँ ये नहीं धकला, यदि बोल दिया नहीं आज हम रूठे हुए हैं, आज हम गुस्सा गए हैं, जाइए हम नहीं धकलेंगे, गए आप, ठीक है ना, इसको धकलना पड़ता है। तो जैसे हम सांस लिए हैं, आप बोलता जल्दी धकलो जल्दी, तो यहाँ से धकलता लो, एकदम पूरा एकदम धकलेगा, तब सांस को डायरेक्ट बाहर फेंकता है, ठीक है ना। तो बताइए सांस जब बाहर आ रहा होता है, मतलब निःश्वासन में, बताइए डायफ्राम नीचे गया कि ऊपर गया? धकला ना, अगर हम सांस बाहर फेंक रहे हैं, इस सहायता करते हैं, क्या लगते हैं? ऐसे सांस निकाल देते हैं, ऐसे करिए ना, देखिए दिमाग खराब हो जाएगा। आप फेंके 2-3 बार फेंकिए बिना इसका सहायता से, यहां से लेना पड़ता है, यहां से छोड़ते हैं, मतलब लेते हैं सांस फिर छोड़ते हैं, इसी के साथ जो भी काम करते हैं यही करते हैं, ठीक है ना। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सांस लेंगे डायफ्राम नीचे जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो ऊपर धकेलेगा, ठीक है ना, ये ऊपर आएगा। डायफ्राम कहाँ आएगा? इसमें किधर लिखे, इसी तरह समझ लीजिएगा ना। डायफ्राम इधर क्या आता है? ऊपर आता है, इस साइड का हम बात कर रहे हैं, इधर ऊपर जाता है, सीधा हम लिख देते हैं। और देखिए अच्छा एक बात अब आता है, अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम को सहायता करता है, लेकिन महिलाओं में जो गर्भवती महिला होता है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट के टाइम उसके बच्चा पूरा छिका रहता है, इसको भी एकदम दाब के रखते हैं, ये भी बेचारा एकदम छिपाया हुआ बीच में, इधर ही दाब रहा है, इधर ही, ये भी किसी तरह दिक्कत में है। अब बताइए नीचे ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब उसका जो है गर्भवती महिलाओं में पसली काम करता है, जो दोनों तरफ का पसली होता है, यदि गर्भवती महिला की पसली यदि कुछ हो गया तब वो खत्म हो जाएगी, तब उस समय डायफ्राम कोई काम नहीं करता है, उसका पसली काम करता है। अब दिमाग लगाइए, जब हम सांस लेंगे पसली बाहर जाएगा अंदर आएगा, जब सांस लेंगे तो ये जो पसली क्या होगा, ऐसे हवा जब भरेगा फूलेगा ना, जब बैलून को फुलाते तो क्या होता है, जब फूकते हैं क्या होता है, और पचक जाता है और फूलता है। वही हम सांस लेंगे जब भरेंगे तो क्या होता है, फूलने लगता है। तो पसली का बात करें गर्भवती महिलाओं में, पसली कैसे कहा जाता है? बाहर, मतलब पसली फैलता है, पसली फैलता है, समझ रहे ना। लेकिन यदि बात करें जब हम सांस छोड़ते हैं, जब गर्भवती महिला सांस छोड़ेगी तब तो सांस छोड़ रही है ना, तब अंदर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तब सिकुड़ जाएगा, समझ रहे ना। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सांस लेंगे डायफ्राम कहां जाएगा? नीचे, और जब सांस छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? ऊपर। और यदि हम सांस लेंगे तो पसली कहां जाएगा? बाहर फैलेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पसली सिकुड़ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात करते हैं श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है, कितने अंगों से मिलकर बना होता है? हम बताए थे सांस जो होता है जिस मार्ग से होकर गुजरता है वो क्या है? वही श्वसन तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। श्वसन तंत्र में पहला अंग हो जाएगा नासिका छिद्र, ये जो छिद्र है, ठीक है ना, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। दूसरा नासिका कपाट या नासा कपाट, नासिका लिख दीजिए, नासिका कपाट। उसके बाद फेरिंग्स, श्वसनी जिसको बोलते हैं, जब कल्ला बाइएगा ना वहां हल्लक करके दिखता है, वहां पे लास्ट में कल्ला बांधने के बाद उसी को बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंक्स, ब्रोंक्स। उसके बाद ब्रोनक्यूलस, ब्रोनक्यूलस, ब्रोनक्यूलस। और लास्ट आता है एल्बू, एल्बू, एल्बू ओलाई, एल्बू ओलाई, ठीक है ना। और इसी का जो है, ये जो है फेरिंग्स, इसी को बोलते हैं श्वसनी, श्वसनी बोलते हैं, ठीक है ना। और लेरिंग्स स्वर तंत्र, जहां साउंड निकलता है, ठीक है ना, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। और ट्रेकिया बोलते हैं श्वास नली। हम बताए थे अभी जो कीट पतंग होता है वो कहां सांस लेता है? ट्रेकिया से लेता है। और एल्बू ओलाइक बोलते हैं वायु कोष, वायु कोष बोलते हैं, वायु कोष, ठीक है ना।
अब देखिए एक एक करके समझते हैं, आइए। पहला नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र समझ रहे हैं यहाँ पे, फिर लेकर आइए आप। तो नासिका छिद्र ये क्या है? नासिका छिद्र। हम लोग सांस कहां से लेते हैं? फेफड़ा से। ये एक मार्ग हुआ, एक रास्ता हुआ, ऑक्सीजन का जाने का एक माध्यम हुआ, ठीक है ना। तो जो नासिका छिद्र है, यहां देखेंगे बहुत सारा बाल रहता है, नाक में बाल होता है ताकि छोटे छोटे कणों को अंदर जाने से रोक सके, सर है ना। ये जो नासिका छिद्र हुआ इसमें क्या होता है? बाल होता है ताकि छोटे छोटे कणों को अंदर जाने से रोक पाए। और यहां देखिए नासिका कपाट, यहाँ पे बढ़िया से मारिए ना, यहाँ पे चोट लगता है, बहुत जोर से चोट लगता है, हड्डी यहाँ पे यदि मारेंगे तो। अब समझिए यहाँ पे, अब मारिए मत देखिए यहाँ पे, तो नासिका छिद्र यहाँ क्या होता है? नासिका कपाट। और यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ पे इस जगह चिपचिपा, दाबिएगा ना, चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलेंगे? म्यूकस। और क्या करता है? कभी कभी धूल कण जो होता है यहां जाता है और उसको बाल नहीं रोक पाता है, तो वहां जाकर चिपक जाता है। ये जो है यहाँ पे हम बताए चिपचिपा पदार्थ म्यूकस, जरूरी नहीं सर्दी होगा तभी होगा, आप नाक जब घुसा ऐसे निकालिएगा, वो चिपचिपा जो होता है वो म्यूकस होता है, ठीक है ना। और उसी में जाकर जब धूल कण सकता है और 3 दिन 4 दिन में जब खखोर के निकालते हैं उसे बोलते हैं नकटी, ठीक है। नकटी नहीं होता, धूल कण ही म्यूकस से चिपक जाता है, वो बन जाता है नकटी। उसका नाम हम रख दिया नकटी, है तो धूल कण ही, समझ गया ना। नासिका छिद्र, नासिका कपाट और फेरिंग्स, यहाँ हल्ला मतलब कल्ला पाइएगा ना, यहाँ पे दिखता है फेरिंग्स, वो फेरिंग्स उसके नीचे यहाँ पे लेरिंग्स, स्वर तंत्र, जहां से आवाज निकलता है, वोकल कोड, ठीक है ना। और उसके नीचे ट्रेकिया, कहां क्या हो जाएगा? ट्रेकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। और अब यहां देखिए, ये ट्रेकिया ले लीजिए, ट्रेकिया क्या हुआ? ट्रेकिया, ध्यान समझना है। ट्रेकिया यही से क्या लेता है? कीट पतंग सांस लेता है। और यहां आया, भाग में बढ़ गया, ट्रेकिया जो है यहां आके 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्स बोलेंगे। इसको हम ब्रोंक्स बोलेंगे, ब्रोंक्स। मतलब ट्रेकिया जहां पे 2 भागों में फेफड़ा में घुस गया, एक देखिए इधर, एक इधर, ठीक है ना, इसी बोलते हैं ब्रोंक्स। और ये जो है फिर यहां पे देखिए बहुत सारा भागों में बढ़ गया, व्हाइट टाइप का जो दिख रहा है इसको बोलेंगे ब्रोनक्यूलस, ब्रोनक्यूलस, ब्रोनक्यूलस। और ये जो दिख रहा है गुच्छा टाइप का जो दिख रहा है, ये क्या है? एल्वियोलाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोश, वायु कोश बोलते हैं, वायु कोश बोलते हैं। ये क्या हुआ? नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स लेरिंग्स, फेरिंग्स लेरिंग्स, फेरिंग्स लेरिंग्स। उसके बाद ट्रेकिया, फेरिंग्स लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया। फिर यहाँ पे 2 भागों में बट गया ब्रोंक्स, फिर वहां पे गुच्छा टाइप निकल गया ब्रोनक्यूलस, लास्ट में वायु कोश। तो समझ गया? नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स लेरिंग्स, फेरिंग्स लेरिंग्स और ट्रेकिया, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया। फिर इधर हो गया तो ब्रोंक्स, क्या हो जाएगा? ब्रोंक्स। और वो भी कई गुच्छा में बढ़ जाता है, इधर इधर हो जाता है, देखिए यहाँ पे चारों तरफ फैल गया व्हाइट टाइप का जो है ब्रोनक्यूलस, और जो गुच्छा बन जाता है उसी को बोलते हैं वायुकोश। और उसी में यदि पानी भर जाता है, धर लेता है निमोनिया, और यदि उसमें कोरोना वायरस भर गया, वो हम क्या कहते हैं? सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। वायुकोश जो होता है कोरोना भर जाता है, ऑलरेडी एकदम जगह छेक के बैठा हुआ होता है, अब ऑक्सीजन इधर जाता है। आप ही बताइए, यदि भोज खाने जाते हैं एकदम टेबल भरा हुआ तो कहाँ बैठिएगा? बीच में जाकर बैठिएगा ना, बीच में हमको पत्ता दीजिए, घूम खाएंगे। वही है, ऑलरेडी यहाँ भरा रहता है, सांस जाता है, कहाँ जाएगा? भागना पड़ता है। इसमें क्या होता है? सांस लेने में काफी कठिनाई होने लगता है। यदि उसी खा लिया, धर लेता है टीबी, कीड़ा मतलब ना होता है, यदि उसको खा लिया, इसको इस चीज को ब्लड व्लड निकलने लगता है, हो गया टीबी। और जरूरी नहीं जिसको ब्लड निकल गया नाक मुंह से उसको टीबी धर लिया, नहीं। ऐसे कभी कभी होता है, एलर्जी कारण भी होता है, गर्मी उर्मी में काफी धूप में चलेंगे उसके कारण भी हो जाता है, ठीक है ना। आइए अब देखिए होता है क्या, ध्यान समझिएगा। यहां पे कुछ ब्लड का भी रोल होगा। अब ब्लड हो गया, ब्लड और माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान समझिएगा। यहां पे समझ गया ना। एल्वियोलाई को कौन लग जाता है? ऑक्सीजन को कौन लग जाता है? ब्लड। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्लड। और लास्ट कौन आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। समझिए अब होता क्या है, ध्यान समझना है। अब बताइए, हम बताए थे
हमारा शरीर जो होता है, ध्यान समझिएगा, हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलेगा? जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। समझ गया ना? जब ग्लूकोज टूटेगा तभी क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स। साइकिल समझते हैं? प्रकाश यहाँ पे जो होता है, पेड़ पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है? एक चक्र चल रहा है। आप देखें मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, वहां भी एक चक्र चल रहा होता है, 28 दिन का चक्र, वही चक्र यहाँ पे चल रहा होता है, इस चक्र चलता है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में एक चक्र चलता है जहां पायरुवेट टूटता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, ठीक है ना? और किण्वन किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? किण्वन होता है। अब यहां देखिए, हम बोले प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल तभी चलेगा जब यहाँ क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दीजिएगा तभी क्रेब्स साइकिल चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। क्रेब्स साइकिल चलता है तब जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। समझ रहे ना? क्रेब्स साइकिल चलेगा तभी ग्लूकोज टूटेगा, तभी ऊर्जा प्रदान होगा। अब क्रेब्स साइकिल देखिए, किसका इंतजार है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेने कौन जाएगा? ऑक्सीजन लेने जाएगा ब्लड। अब बताइए ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो वायु कोश है, वायु कोश जो है, यहां पे बैठ के इंतजार कौन कर रहा होता है? हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं हमारा जो ब्लड है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। और यहाँ पे वायु कोश में बैठ के टुकुर टुकुर देखते रहता है कब आएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना? ये जो होता है देखते रहता है बैठ के, कब आएगा हम लेके जाएंगे, क्या वहां सब जो है भुखाया हुआ है। अरे हर चीज को जरूरी है ना पे एनर्जी को, तो यहाँ पे इंतजार में रहता है। जैसे आता है, हम बताए थे इसको ऑक्सीजन से क्या होता है? प्यार होता है, ठीक है ना? जैसे आता है धैर्य सबको छोड़ के उठा ले चला जाता है, उठा ले जाऊंगा, चलो ले चले तुम्हें पूरा शरीर में, हर कोशिका तक वही होता है। मतलब सबको छोड़ देता है। समझ आया सबको क्यों नहीं लेकर आता था? मतलब चारों में इधर से आया था, क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, आर्गन था, ऑक्सीजन था। उतने बोला तो तुम आओ इसको बुलाया और उसको लेकर चलो, मतलब सबको एक बांट दिया। ऑक्सीजन एक ही नहीं रहता है, वहां पे बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, बांट दे, लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, एकदम देते देते निकल गया सबको, कोशिका को। अब वहां पे चलने लगा क्या? समझ रहे ना? हीमोग्लोबिन इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन का, कहां पे? वायु कोश में, कि कब आओगे। जैसे आया उठा करके ले चल दिया और सबको बांट दिया, और एकदम जैसे बांटा। अब बताइए, हम बताए थे जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन तोड़ता है क्या बनता है? गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अभी किसको उठा ले गया था? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को इधर से ले गया पूरा शरीर में, और शरीर सब लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हम जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक है ना? वही किया, इधर से दिया ऑक्सीजन को, बोला ला, बोला ये ले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देना वहां पे। मतलब पूरा एक्टिव रहता है। आप लोगों जैसा नहीं तो लेजीपन होता है, पढ़ने का मन नहीं है, और इसको मन नहीं रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? समझ रहे ना? थोड़ा देर ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो हालत पंचर हो जाता है। इसीलिए ये मतलब चलते रहता है हमेशा। तो वो तुरंत हो दिया, हाँ और कोई काम, हाँ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाइए, ठीक है दीजिए, एकदम पूरा एक्टिव रहता है। फिर यहाँ गया, फिर इंतजार में, बोले जल्दी उधर से ऑक्सीजन लेते आओ। फिर वहां बैठा हुआ है, फिर ऑक्सीजन आया, फिर ले गया, फिर सबको बांट दिया, फिर शरीर में आया, हाँ फिर बोला आप क्या चाहिए? बोला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर लेके बोला जब फेफड़ा देना, यहाँ देता है और फेफड़ा बोलते बाहर कर दो, फेफड़ा बाहर करते हैं, ठीक है ना? समझ रहे ना? ये सब काम बहुत फास्ट होता है, जितना हम बोलने से भी फास्ट होता है। हम लोग श्वसन दर कितना? 1 मिनट में 16 से 18 बार, 16-17 बार होता है 1 मिनट में, लेकिन बच्चे में 20-25 बार हो जाता है। रात में तो थोड़ा और कम हो जाता है, क्या रात में लंबा सांस लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, ध्यान समझिएगा। और कभी कभी ऑक्सीजन तो था ही, इससे इसका मतलब होता है ना ज्यादा प्यारा था ये हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन,
लेकिन इससे भी खतरनाक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राण घातक गैस बोलते हैं हम, इससे जान भी जा सकता है। ज्यादातर ये होता है धुआं के पास, खासकर कोयला का धुआं हो गया, गाड़ी सबका धुआं होगा, कभी देखिएगा उसके पास आप रहिएगा, माथा घूमने लगता है, अरे धुआं आएगा। वजह यही है कि हीमोग्लोबिन को भेजा था किसको लेने, ऑक्सीजन को लेकर आओ, लेकिन जैसे ऑक्सीजन आया साथ साथ ई जैसे आया, ऑक्सीजन बोला तुम हटो, आओ तुम, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन को बोला तुम साइड हो, तुमको डेली घूमे नहीं करते हैं, आज हम इसको घुमाएंगे, आइए आप। इसको लेता है, बोलता चलिए पूरा शरीर में आपको भी शेयर कराते हैं, पूरा शरीर में, वहां ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा था, यहाँ भेज दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, सबको बांट दिया। अब लोग सब बौखला गए, सब पगला गया, पूरा दिमाग तक हैक हो गया, ये क्या कर रहा है बताइए थोड़ा। अब दिमाग भी पूरा इतना हड़बड़ हो जाता है, पूरा चक्कर आने लगते हैं, कभी चक्कर आने लगे, कितना गिर जाता है चक्कर आते आते, समझ ना। वजह यही था कि मतलब क्या कर रहे हैं, मुझे तो चक्कर आ रहा है क्या, इसीलिए इसको प्राण घातक गैस भी बोलते हैं। समझ रहे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या होता है, एक मिनट आगे चलते हैं। अगला तो ऑक्सीजन सिलेंडर। देखें सिलेंडर होता क्या है कि जब हम कहीं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब हम ऊपर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है ना। जब हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा, ऑक्सीजन का अभाव होने लगेगा। तो यदि नॉर्मल हम चढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मतलब बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब पर्वतरोही सब जो होता है, जो पर्वत पे चढ़ता है, जो पर्वत पे चढ़ता है ऊंचे ऊंचे पर्वत पे, वो जो होता है अपने साथ ऑक्सीजन तो लेवे करता है, साथ साथ यदि नॉर्मल चल रहा है तो साथ में नाइट्रोजन लेगा, नॉर्मल गया तो नाइट्रोजन लग जाएगा। पर्वतरोही जो होता है अपने साथ क्या लेता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, तो काफी दूर चलने लगा तो हीलियम ले लेता है। लेकिन समुद्र के गहराई, यदि हम बात करें समुद्र का, यदि नॉर्मल जा रहा है तो ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा गहराई में जाएगा तो जैसे 300 फीट से नीचे जाने लगेगा तब ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस ले लेता है। देखिए होता क्या है, यदि खाली जैसे नाइट्रोजन लगने जाएगा, खाली यदि नाइट्रोजन लग जाएगा ना तो वहां पे जब जब हम नीचे जाते हैं ना प्रेशर बढ़ता है। आप कभी दूर से कूदिएगा पानी में, देखें जितना जितना तेजी से कूदते हैं उतना तेज उठा फेंकबो करता है। यदि आराम से हम डुबकी मार के एकदम बैठ गए, आराम से ऊपर करेगा हमको, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन जितना जोर से कूदेंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना जोर से प्रेशर देता है और ऊपर फेंकता है। तो नीचे जाने के बाद प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण आप बाहर आने के बाद फोका वोका हो सकता है पूरा शरीर में, इसीलिए हीलियम गैस होता है, ठीक है ना। और हीलियम गैस हल्का भी होता है और निष्क्रिय भी होता है, समझ रहे ना, ती लग जाता है। और आप देखे होंगे कि जैसे वेंटिलेटर यहाँ पे लगा रहता है हॉस्पिटल में, जो कोमा में चला जाता है, उसमें भी क्या होता है, हीलियम गैस ही मिला रहता है, समझिए। ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज का आपका आदत है वो होना जरूरी है ना। अचानक आप छोड़ा दीजिए थोड़ी होगा। मान लो कोई डेली पीता है, शराब पी रहा हो, तो आप सोचिए ना आप शराब छोड़ाएगा, दूध पिलाएंगे डेली, नहीं होगा, उसमें भी दिक्कत हो सकता है उसको। इसीलिए कम करिए, यदि पी रहा है, 1 बोतल पी रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए, धीरे धीरे कम करते करते हम छोड़ा सकते हैं, अचानक नहीं छोड़ा सकते हैं, तो समझ गया ना। तो यहीं तक रहने दीजिए, कल हम मिलते हैं परिवहन चैप्टर को लेकर, ठीक है ना। परिवहन दिल के बारे में पढ़ेंगे, दिल कैसे धड़कता है, कैसे संपूर्ण शरीर में पंप करता है ब्लड को, ठीक है ना। इस सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। बाकी बता रहने दीजिए यहीं तक।